वेलकम फ्रेंड्स। तो ये हमारा थर्ड वीडियो है। इस वीडियो से पहले हम पहले दो वीडियो आपके इस YouTube चैनल पर हम अपलोड कर चुके हैं, तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा ताकि उसके बाद ये टॉपिक्स जो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशंस, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स और लिमिटेशंस, ये चारों टॉपिक आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, तो इससे पहले वाले दो वीडियोस आप जरूर देख लीजिएगा। तो अब हम बात करते हैं कि अकाउंटिंग की कौन सी टाइप्स होती है, सब फील्ड्स क्या है। तो सबसे पहला जो हमारा फील्ड है अकाउंटिंग का वो ये है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जो हमको 11th और 12th में पढ़ना है वो हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर ही आता है ट्रांजैक्शन का रिकॉग्नाइज करना, जर्नल रेडी करना, लेजर रेडी करना, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। 11th और 12th क्लास में जो भी आप पढ़ने जा रहे हैं वो पूरा का पूरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग से हमको बिजनेस के प्रॉफिट, लॉस, प्रॉपर्टीज, लाइबिलिटीज, कितने लोगों से पैसा लेना है, देना है, ये हमारा पूरा का पूरा टॉपिक हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर ही आता है। फिर दूसरा जो हमारा फील्ड है वो है कॉस्ट अकाउंटिंग का। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हमको क्या पता लगता है कि ये हमारी फैक्ट्री के अंदर टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, और हमको एक प्रोडक्ट के ऊपर अगर कॉस्ट पता करनी है कि पर यूनिट कॉस्ट कितनी है, वो भी हमको कॉस्ट अकाउंटिंग से पता लग जाती है। कॉस्ट अकाउंटिंग का फायदा ये भी होता है कि हमको फ्यूचर की कितनी कॉस्ट आने वाली है, फ्यूचर में हमारा कितना खर्चा होगा, वो भी हमको ऑलरेडी इसी से ही एस्टिमेशन लग जाता है। तीसरी जो बात है वो है हमारी टैक्स अकाउंटिंग की। टैक्स अकाउंटिंग की भी अलग से एक फील्ड होती है। जैसे आपको सेल्स टैक्स के बारे में सीखना है, इनकम टैक्स के बारे में सीखना है, तो वो आपको टैक्स अकाउंटिंग स्टडी करनी पड़ती है। टैक्स अकाउंटिंग के अंदर आप कब स्टडी कर पाते हो, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर के अंदर। ये अलग से एक सब्जेक्ट है, बिल्कुल ईजी है, तब आप इसको स्टडी कर पाते हो। इसी तरह से कॉस्ट अकाउंटिंग भी सेकंड ईयर या थर्ड ईयर के बच्चे आजकल स्टडी कर रहे हैं, ये भी अलग से एक सब्जेक्ट है, इसको आप तभी स्टडी कर पाते हो। फिर चौथा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब मैनेजर्स लोग जो भी काम करते हैं हमारा अकाउंटिंग के अंदर, वो उनका जो काम होता है बहुत डीपली होता है। मैनेजमेंट वाले काम तभी कर पाते हैं जब पीछे वाला काम पूरा हो जाता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की रिपोर्ट्स के बेस पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम बनता है, कॉस्ट अकाउंटिंग के बेस पर ही मैनेजमेंट का काम बनता है, टैक्स अकाउंटिंग के बेस पर ही मैनेजमेंट वाले डिसीजन ले पाते हैं। पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर उनके पास खुद की कोई पर्सनल टूल्स एंड टेक्निक्स होती हैं, जैसे रेशो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट, ट्रेंड एनालिसिस करना। ये मैनेजमेंट अकाउंट के कुछ टॉपिक आपको 12th क्लास में भी पढ़ने को मिलेंगे। बहुत इजी टॉपिक रहता है, रेशो एनालिसिस करना भी इसी के अंदर आता है। तो मैनेजमेंट वाले तब अच्छे से डिसीजन ले पाते हैं, और इनके पास जो सोर्स होता है वो सोर्स इन इंफॉर्मेशन के बेस के ऊपर ही ये टेक्निक लगा पाते हैं, उन्हीं टेक्निक के ऊपर ये लोग काम करते हैं और फ्यूचर के लिए ये सिक्योर बिजनेस को कर पाते हैं। पांचवी जो हमारी फील्ड है वो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। देखो, हम जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सोसाइटी से हमको बहुत सारे रिसोर्सेज मिलते हैं। सोसाइटी से ही हमको फर्नीचर मिला, सोसाइटी ने हमको मशीनरी दी, सोसाइटी का ही हमने पानी यूज किया, सोसाइटी की ही हमने बिजली यूज की। तो हमारा भी फर्ज बनता है, हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम इस सोसाइटी को भी वापस में बहुत कुछ लौटाएं। क्या लौटाना है? पोल्यूशन नहीं करना है, लोगों को नौकरियां देनी है। जो एरिया कम डेवलप हैं उन एरियाज का हमको डेवलपमेंट करना है, पोल्यूशन नहीं फैलाना है, लोगों को जो प्रोडक्ट हमको सर्विसेज देनी है वो कम से कम कॉस्ट के ऊपर होनी चाहिए। तो आजकल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की डिमांड बहुत सारी जगहों पे होती है। वो लोग ये देखना चाहते हैं कि हमने कितने लोगों को नौकरियां दी, कौन सी जगह पर बिजनेस लगाया, कौन से एरिया का हमने डेवलपमेंट किया। तो इन सभी चीजों को जब हम मेंटेन करते हैं, रिकॉर्ड जब हम प्रेजेंट करते हैं, तो वो हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग कहलाती है। तो हमारे ये सिंपल से 5 टॉपिक हुए। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, हमको 11th और 12th में एक तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़नी है, और ये चौथे टॉपिक के अंदर मैनेजमेंट अकाउंटिंग के 2-4 छोटे छोटे टॉपिक हैं जो अपने आप में एक चैप्टर है, बहुत इजी है। ये भी आपको 12th क्लास में पढ़ने को मिलता है, पर 11th और 12th हमारी पूरी की पूरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग कही जाती है।
अब हम बात करते हैं कि अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन के अंदर कौन से लोग इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि हमने देखो एक टारगेट हमको पूरा करना ही होता है, क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, कितनी प्रॉपर्टीज हैं, कितना लोगों को पैसा लेना है, कितने लोगों को देना है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन देखने के अंदर, जानने के अंदर बहुत सारे लोग इंटरेस्ट रखते हैं। वो लोग कुछ तो इंटरनल होते हैं, हमारे बिजनेस के अंदर के लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं हमारे बिजनेस के बाहर के लोग। तो इन लोगों को हम देख लेते हैं कि कौन कौन है। पहला है हमारा बिजनेस का ओनर। जो भी व्यक्ति बिजनेस में पैसा लगाता है, वो एक व्यक्ति भी हो सकता है, अगर पार्टनरशिप है तो 2 लोग भी कम से कम हो सकते हैं, कंपनी है तो बहुत सारे लोग होते हैं ओनर। तो ये सारे ओनर क्या जानना चाहते हैं, बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, लगातार लॉस हो रहा है, मेरी कैपिटल बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, मेरी प्रॉपर्टी इंक्रीज हुई है या नहीं हुई है, ये सारी बातें जानने के लिए ये व्यक्ति इंटरेस्ट रखता है। इसलिए इसको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। दूसरी इंफॉर्मेशन किसको चाहिए है, एम्प्लॉइज को। एम्प्लॉइज कंटिन्यू क्या चाहता है, एम्प्लॉय हमेशा अपने बिजनेस के अंदर प्रोग्रेस देखना चाहता है, क्योंकि बिजनेस प्रोग्रेस करेगा तभी तो उसका स्टेटस बढ़ेगा, तभी तो उसका प्रमोशन होगा, प्रमोशन होगा तो सैलरी बढ़ेगी, या उसको टाइम टू टाइम पर बोनस भी चाहिए होता है। इसलिए इंफॉर्मेशन एम्प्लॉइज को भी देखो चाहिए होती है। तीसरी बात है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को प्रॉपर डिसीजन ले लेते हैं, फ्यूचर की प्लानिंग करनी होती है, इसलिए मैनेजमेंट तो बिल्कुल खास तौर पर अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखती है, क्योंकि मैनेजमेंट को बहुत बड़े बड़े प्लान करने पड़ते हैं और उसी प्लान के बेस पर ही उनको बहुत सारा चेंज भी करना पड़ता है, कंट्रोल भी करना पड़ता है। काफी सारे टेक्निक्स को इन्होंने फॉलो करना पड़ता है। ये टेक्निक्स तब यूज कर पाएंगे जब इनको अकाउंट्स अच्छे से मेंटेन किए हुए मिल जाते हैं। तो ये हुए हमारे इंटरनल पार्टीज। अब बाहर के कुछ लोग हैं, एक्सटर्नल पार्टीज होती हैं जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के अंदर इंटरेस्ट रखती है। फॉर एग्जांपल पहली है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को क्या चाहिए, गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेना चाहती है। गवर्नमेंट ये देखना चाहती है कि हम ठीक तरीके से टैक्स पे कर रहे हैं, काम अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लोगों को कम से कम रेट के ऊपर प्रोडक्ट सर्विस अवेलेबल करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं, क्या हम किसी बिजनेस की आड़ में कोई इलीगल काम तो नहीं कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमसे लेना चाहती है। दूसरी बात है इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, ये होते हैं हमारे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने वाले। इनको फ्यूचर में पैसा हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करना होता है, ये फ्यूचर में पैसा इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। ये पैसा हमारे बिजनेस में कब इन्वेस्ट करेंगे, जब हमारे बिजनेस की प्रोग्रेस अच्छी होगी। बिजनेस की प्रोग्रेस इनको कहां से पता चलेगी, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से। जब हम अकाउंट को अच्छे से मेंटेन कर पाते हैं तो ये इंफॉर्मेशन देखते हैं, एनालाइज करते हैं, फिर खुद डिसाइड करते हैं कि ये बिजनेस में पैसा लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। फिर तीसरे हैं बैंकर्स। बैंकों से हमने काफी बार लोन लिया होता है और लोन के ऊपर हमको हर साल क्या इंटरेस्ट भी पे करना होता है। तो बैंक वाले टाइम से टाइम हमारी इंफॉर्मेशन, हमारे अकाउंट्स चेक करते रहते हैं। तो हम उनको लोन लेना हो तब भी उनको इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, इंटरेस्ट देना हो तब भी हमको उनको बैंकर्स को इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। चौथी बात आती है पब्लिक। पब्लिक को हमको नौकरी देनी पड़ती है, एम्प्लॉयमेंट देना पड़ता है, उनको प्रोडक्ट आसान रेट पर देना पड़ता है, सस्ते प्रोडक्ट देने पड़ते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी देनी पड़ती है। पब्लिक के सामने हम पॉल्यूशन नहीं फैला सकते, तो पब्लिक भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के अंदर इंटरेस्ट रखती है। मीडिया क्यों इंटरेस्ट रखती है, क्योंकि अगर हमारा बिजनेस काफी ग्रोथ कर रहा है तो मीडिया क्या करती है, हमारे बिजनेस की आपने देखा हो कि पब्लिसिटी भी कर देती है, या आपने कभी कभी देखा हो कि मीडिया ने किसी एक कंपनी की पब्लिसिटी कर दी। जैसे जियो कंपनी आई तो मीडिया वाले ने क्या किया, देखा कि जियो ने काफी सस्ता प्लान दिया हुआ है, तो मीडिया ने फटाफट से उस जियो के प्लान को फटाफट से सर्कुलेट किया मार्केट के अंदर कि देखो ये कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है। तो मीडिया बहुत हेल्प करती है। मीडिया कहां पे हेल्प करेगी, जब हमारे पास अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन उनको मिल जाती है कि हमारा बिजनेस बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा है। फिर पांचवी बात है हमारे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिन्होंने हमसे पैसा लेना है, मतलब बिजनेस से पैसा लेना है। अब इन्होंने बिजनेस से पैसा लेना है तो ये बिजनेस की प्रोग्रेस के ऊपर बहुत ध्यान से लगातार नजर बना के रखते हैं। ये नजर बना के कब रखते हैं, जब हम इनको इंफॉर्मेशन अच्छे से मिल जाती है। अगर इनको लगता है कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहे हैं तो ये हमसे पैसा लेने की फिर हमसे ये डिमांड भी करते हैं। तो ये हमारा हुआ इंटरनल पार्टीज, और ये वो लोग हैं जो एक्सटर्नल होते हैं, जो हमारे बिजनेस के बाहर अवेलेबल रहते हैं। स्टार्ट। अब हम बात करते हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। क्वालिटी भी हमारे अंदर होना चाहिए। हमारी जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है कुछ उसकी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कुछ खास बात होती है। पहली बात,
रिलायबिलिटी का मतलब होता है विश्वास। हम अकाउंटिंग के अंदर जितना भी काम करेंगे ना वो सारा का सारा रिलायबल होना चाहिए, विश्वास करने लायक होना चाहिए। जो भी हमको ट्रांजैक्शन के बाद जर्नल में एंट्री करनी होती है, जो भी हमको लिखना है, उसका हमारे पास प्रूफ होना चाहिए। मान लो मैं कहीं से कुछ खरीद कर लाया तो उसका मुझे वहां से बिल लेकर आना चाहिए, क्योंकि बिल के बेस पर ही मुझे अपने बिजनेस में ट्रांजैक्शन करनी होती है। नहीं तो बिजनेस में क्या होगा, अकाउंटेंट कहेगा कि मैंने एक 10 लाख रुपए की कहीं से मशीन खरीदी है, तो उसके पास प्रूफ अगर नहीं हुआ तो वो झूठा भी कहला सकता है और हमारे बिजनेस में गड़बड़ी भी हो सकती है। तो इसलिए बिजनेस में कहा जाता है कि हमको जितना भी काम करना है सारा विश्वास पर ही करना है, रिलायबल होकर करना है। जो भी हमको जर्नल में एंट्री करनी है, जो भी लिखा पढ़ी करनी है, उस हर एक ट्रांजैक्शन का हमारे पास प्रूफ होना चाहिए। जैसे बैंक में जाते हैं, बैंक में हमने 1 लाख रुपए बैंक में जमा कराया, तो बैंक वाला हमको क्या देता है ना, एक रिसिप्ट हमको वापस देता है। तो वो पे इन स्लिप की एक रिसिप्ट होती है, जो हमको छोटी सी रिसिप्ट वापस मिलती है, तो वो हमारे पास एक प्रूफ होता है। तो उस क्या कहने का मतलब क्या है कि हमारे बिजनेस में हमको जितना भी काम करना है वो सारा विश्वास करने लायक होना चाहिए, और होता भी है। दूसरी बात है रिलेवेंस। रिलेवेंस का मतलब होता है कि जिस पर्सन को जो इंफॉर्मेशन चाहिए उसको वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए। बहुत सारे लोग, हमने अभी पीछे वाले टॉपिक में देखा, बहुत सारे लोग हमारे बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं। बैंकर्स हैं, गवर्नमेंट है, ओनर्स है, एम्प्लॉइज है, मैनेजमेंट है, मीडिया वाले हैं, हर प्रकार के लोगों को इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। हमारे पास जो इंफॉर्मेशन होती है ना बहुत हायर लेवल के अंदर होती है। अब बहुत सारे लोगों को सिर्फ इंफॉर्मेशन वो चाहिए, हर किसी को इंफॉर्मेशन वो चाहिए जो उसकी जरूरत की होगी। तो हमको रिलेवेंस का भी ध्यान रखना होता है कि इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करवाई जाए जो जिसकी जरूरत के मुताबिक हो। तीसरी बात है हमारी अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब होता है कि जब भी हमको अकाउंट्स का काम करना है, जब भी हमको अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं, वो ऐसे प्रिपेयर करने हैं हमको जो हर किसी की समझ में आ सके। वो बंदा चाहे अकाउंट्स को जानता हो या ना जानता हो, अब चाहे वो समझने वाला एक बैंकर हो या एक कॉमन मैन हो, छोटा सा पब्लिक में से कोई व्यक्ति हो, कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का व्यक्ति हो, उसको वो अकाउंट्स अंडरस्टैंड हो जाना चाहिए, उसको वो इजीली अंडरस्टैंड हो जाना चाहिए। चौथी बात आती है कंपैटिबिलिटी की। बिजनेस में सबसे खास बात ये होती है कि अकाउंट्स को हमको इस तरीके से मेंटेन करना होता है, हर साल हमको जो टेक्निक्स फॉलो करनी होती है वो एक जैसी फॉलो करनी होती है। फायदा क्या होगा, हम इस साल के अकाउंट्स को पिछले वाले साल के अकाउंट से हम इजीली कंपैरिजन कर ये पता लगा सकते हैं कि हमको प्रॉफिट ज्यादा हुआ या कम हुआ। मतलब हमको क्या करना होता है, अकाउंट्स इस तरीके से मेंटेन करने हैं जो हमको कंपैरिजन हमारे लिए इजीली अवेलेबल हो सके। इसका फायदा ये भी होता है कि एक बिजनेस की दूसरे बिजनेस के साथ भी कंपैरिजन बहुत अच्छे से हो जाती है। मैं आपको फिर से रिपीट करूं, कंपैरिजन दो टाइप के हैं। एक तो हमारे ही बिजनेस का कंपैरिजन इस साल का पिछले साल से हो जाएगा, दूसरा कंपैरिजन हमारे बिजनेस का दूसरे बिजनेस के साथ भी हमारा कंपैरिजन बहुत अच्छे से हो जाता है। तो ये हुई हमारी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके अंदर हमने क्या देखा, पहली बात विश्वास, दूसरी बात जिसकी जरूरत के मुताबिक हो उसको वही इंफॉर्मेशन दी जाए, तीसरी बात अकाउंट्स ऐसे प्रिपेयर करने हैं हमको जो हर किसी को समझ में आ जाए, चौथी बात अकाउंट्स ऐसे मेंटेन करने हैं जिसका हम हर साल कंपैरिजन इजीली कर सके। अब हम बात करते हैं कि अकाउंटिंग के अंदर क्या लिमिटेशंस हैं, क्या कमियां हैं। देखो, किसी चीज के अंदर कितना भी अच्छा क्यों ना हो, फिर भी उसमें प्रॉब्लम्स तो कहीं ना कहीं आती ही हैं। कोई भी सिस्टम कितना भी अच्छा फिर भी है तो लिमिटेशन तो होंगी ही। पहली बात है पर्सनल जजमेंट। मान लो हमारे बिजनेस के अंदर दो अकाउंटेंट्स हैं, एक अकाउंटेंट अपने मेथड फॉलो करने को बोलता है, दूसरा अकाउंटेंट अपना मेथड फॉलो करने को बोलता है। तो बिजनेस के अंदर क्या होता है, जो अकाउंटेंसी के अंदर, अकाउंटिंग के अंदर जो भी काम करते हैं ना, वो पर्सनल जजमेंट से हमारे रिजल्ट प्रभाव में आते हैं। मान लो एक अकाउंटेंट ने एक मशीन का वैल्यूएशन किया, पता चला कि वो मशीन 10 लाख की है, दूसरा बोलता है कि वही मशीन 12 लाख की है। तो कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस में गड़बड़ियां होती रहती हैं, क्योंकि पर्सनल जजमेंट हमको इफेक्ट कहीं ना कहीं कर जाती हैं। दूसरी बात है कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग के अंदर जो भी हमारा काम चलता है ना, वो प्रिंसिपल के बेस के ऊपर होता है। हमको वही प्रिंसिपल्स, वही कॉन्सेप्ट हमको लेकर चलने पड़ते हैं, उसी के बिहाफ पर काम करना पड़ता है। हम अकाउंटिंग के अंदर काम करते हुए अपना कोई प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर सकते, कोई अपना मेथड नहीं लगा सकते। वही प्रिंसिपल, वही ट्रेडिशनल तरीके, पुरानी तकनीक
पुरानी टेक्निक हमको लेके चलनी पड़ती है। तीसरी बात, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। अकाउंट्स के अंदर हम क्या करते हैं, जो चीजें इंपॉर्टेंट है, जो काम की है वही लिखते हैं, जो बातें काम की नहीं होती हैं, छोटी मोटी गड़बड़ियां होती हैं, कोई हमारी कंपनी को छोड़ के चला गया, एम्प्लॉइज की सैलरी हमने कम कर दी, एम्प्लॉइज स्ट्राइक पे चले गए, तो वो वाली बातें तो हम लिखते ही नहीं है। तो इन्फॉर्मेशन पूरी अकाउंटिंग के अंदर कंप्लीट कभी भी नहीं होती है। फिर चौथी बात आती है क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। अकाउंट्स की सबसे खास बात, हम सिर्फ उन्हीं चीजों को लिखते हैं जो मनी में होती हैं, जिनका क्वांटिटी के साथ होता है। क्वालिटी की तो हम बात ही नहीं करते हैं। मान लो मैनेजर हमारा बहुत अच्छे से काम करता है, उसके बारे तो हम कहीं लिखते नहीं है। हमारे पास मशीन बहुत अच्छी टेक्निक की है, प्रोडक्शन बहुत जल्दी कर देता है, उसके बारे में भी हम नहीं लिखते हैं। हमारी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, हमारी सर्विस की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, हम तो उसके बारे में भी नहीं लिखते हैं। तो हमारा अकाउंटिंग के अंदर एक लिमिटेशन ये भी रहता है कि हम क्वालिटी के बारे में नहीं लिख पाते हैं, सिर्फ उन्हीं बातों को लिखते हैं जिनको हम मनी में कन्वर्ट कर पाते हैं। पांचवी बात है अकाउंटिंग पॉलिसीज। हमको अकाउंटिंग पॉलिसीज को ही हमेशा फॉलो करना होता है, अपनी तरफ से कोई भी पॉलिसीज हम नहीं बना सकते हैं। अकाउंटिंग पॉलिसीज के ऊपर ही हमको लगातार काम करते जाना होता है। फिर छठी बात आती है कि विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं हिंदी में अगर लिखूं तो इसको मैं क्या बोलता हूं, ऊपरी दिखावा। ऊपरी दिखावा, ऊपरी दिखावा का मतलब क्या है, जैसे इंसान के अंदर एक प्रवृत्ति होता है, ट्रेंड होता है कि वो इंसान कुछ ना होने के बावजूद भी अच्छे कपड़े डालकर समाज के अंदर दिखावा करता है। एक ऐसा ही दिखावा हमारे बिजनेस में भी होता है, अकाउंटिंग के अंदर भी होता है, उसको हम बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। बिजनेस के अंदर हमको पता है कि कोई भी बिजनेस है उसको टैक्स तो पे करना ही पड़ता है। अब टैक्स बचाने के लिए कभी कभी हम चोरी भी करते हैं। वो चोरी कैसे होगी, हमने माल मान लो बेचा है, हमने कुछ चीज बेची 15 लाख रुपए की, पर फिर भी मैंने उसकी सेल्स अपने में बुक्स में क्या लिखी कि मैंने तो सिर्फ 8 लाख रुपए का ही माल बेचा है, तो उससे हमारा टैक्स हमको कम पे करना पड़ेगा। तो ये विंडो ड्रेसिंग भी बिजनेस में होता रहता है, ऊपरी दिखावा भी होता रहता है। या कभी कभी हम बहुत ज्यादा सेल दिखा देते हैं कि मेरा बिजनेस बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा है, बहुत ज्यादा सेल किया है, तो ये भी लिमिटेशन है। सातवीं जो हमारी लिमिटेशन है प्राइस लेवल चेंजेस की। प्राइसेस में चेंज होते रहते हैं, पर हम बिजनेस के अंदर क्या करते हैं, जो प्रॉपर्टीज की जो वैल्यू होती है वो पुरानी वाली वैल्यू के ऊपर ही शो करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक प्रॉपर्टी 10 लाख रुपए की मैंने 5 साल पहले खरीदी थी, वो प्रॉपर्टी मैंने मार्केट में पता करी, वो प्रॉपर्टी आज 50 लाख में बिकने को तैयार है, पर फिर भी हम उसको कितना लिख कर चल रहे हैं, सिर्फ 10 लाख रुपए के अंदर। पर अकाउंटिंग के अंदर ये भी एक लिमिटेशन है कि प्राइस के अंदर होने वाले चेंजेस को हम नहीं लिखते हैं। आठवीं बात है फोरकास्टिंग की। हम फ्यूचर के लिए फोरकास्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि बिजनेस के अंदर जो भी हमने अकाउंटिंग का काम किया है वो पास्ट के रिकॉर्ड के बेसिस पर है, और फ्यूचर जो होता है वो अनसर्टेन होता है, कभी भी बदल सकता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज बदल सकती हैं। तो उस बदलते हुए इन्वायरमेंट के साथ जरूरी नहीं है कि हमारा बिजनेस के अंदर जो भी हमने अकाउंटिंग का काम किया है वो हमारा फ्यूचर भी सिक्योर कर दे। तो फोरकास्टिंग करना, फ्यूचर के एस्टिमेशन लगाना, वो हमेशा पॉसिबल नहीं हो सकते। नौवीं बात है एरर एंड फ्रॉड्स। मान लो बिजनेस में काम करने वाले 3-4 लोग ऐसे हैं जो आपस में मिले हुए हैं, आपस में कोई एरर करते हैं, आपस में फ्रॉड करते हैं, आपस में मिली जुली भगत से ही क्या करते हैं, वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं। तो जब वो 3-4 लोग मिलकर गड़बड़ कर रहे हैं तो उनकी गड़बड़ों को पकड़ना, उनके किए गए फ्रॉड्स को पकड़ना हमारे लिए कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता है। गहरी जांच करने के बावजूद भी वो फ्रॉड पकड़ में नहीं आ पाते हैं, तो ये हमारी एक लिमिटेशन है। 10वीं बात है सिक्रेसी। सिक्रेसी भी हमारे बिजनेस में नहीं रह पाती है, क्योंकि हमको सारी की सारी इंफॉर्मेशन पूरी पब्लिक के सामने पब्लिश तो करनी पड़ती है, हर किसी को बताना ही पड़ता है, तो हमारी कभी कभी सिक्रेसी भी नहीं बन पाती है। तो इसी के साथ हमारा ये 3rd वीडियो भी कंप्लीट हो चुका है, और हमारा ये एक कह लीजिए कि पूरा चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। तो यहां तक का वीडियो देखने से पहले मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ये हमारा 3rd वीडियो है, हमारा 1st वीडियो और 2nd वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।